सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसका दूसरा पार्ट बताएंगे। जो प्रिज्म का हम पहला पार्ट बता चुके हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आज इसका हम दूसरा पार्ट बताएंगे। दूसरा पार्ट है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अल्पतम विचलन के लिए जो फार्मूला हमको मिलता है वो क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अल्पतम विचलन के लिए आज हम डेरिवेशन करेंगे। जो दोनों में पहले अपवर्तन हम आपको बता ही चुके हैं। अब आज हम बताएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अल्पतम विचलन कोण के लिए डेरिवेशन क्या है। तो सबसे पहले एक हम प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हम बना रहे हैं। ये हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म जिसका नाम हम दे रहे हैं ABC। ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। इसमें क्या करेंगे, हम श्वेत प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे। ये मान ले रहे हैं श्वेत प्रकाश की किरण है जिसको हम आपतित कर रहे हैं। अब ये श्वेत प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो अब देखिए प्रकाश वायु से अब कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो हमारा कांच होता है ये सघन माध्यम होता है और जहाँ से हम प्रकाश को इसमें डालते हैं वो हमारा क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो आपको यहाँ पे एक अभिलंब डालना है। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया। फिर क्या होगा, यहाँ से देखिए फिर से प्रकाश के साथ अपवर्तन होने वाला है। तो जब अगर फिर से प्रकाश के साथ अपवर्तन होगा तो फिर आपको अभिलंब चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे एक अभिलंब डाल दीजिए। चलिए ये भी अभिलंब हो गया। ये हमारा N1 अभिलंब है और ये हमारा N2 अभिलंब है। ठीक है, अब अगर जो मान लेते हैं, देखिए ये हमारा ये जो लाइन हम डाल रहे हैं, मतलब हम इसको मान रहे हैं कि अगर जो प्रिज्म मेरा ना होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी चला जाता। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के बारे में, किरण प्रकाश के में पढ़ चुके हैं कि अगर जो प्रकाश कहीं पे चलता है तो वो सीधी रेखा में चलता है, और अगर कहीं मुड़ता है तो वो प्रकाश अपवर्तित होने के कारण होता है। किरण प्रकाश के में जब अपवर्तन की घटना होती है तभी वो मुड़ता है। तो अगर जो प्रकाश वायु से सघन में जा रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपवर्तित हो रहा है, तो थोड़ा डैमेज हो रहा है। डैमेज कैसे हो रहा है, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। अगर जो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये अभिलंब से दूर हट गया। नाम दीजिए PQRS। RS जो आप देख रहे हैं प्रकाश का निर्गत किरण है, इसको हम बैक करेंगे तो यहाँ पे हमको अल्पतम विचलन कोण मिलेगा डेल्टा M, जिसका नाम हम दे रहे हैं। ठीक है, डेल्टा M। ये देखिए हमारा आपतित किरण है और ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा हमारा I1 हो जाएगा। इसके बीच का कोण हमारा भी ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। पहले इस फिगर, इससे पहले वाले फिगर में आपको बता ही चुके हैं। ये वाला देखिए हमारा अपवर्तित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, तो इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वाले नाम दे रहे हैं E। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहला डेरिवेशन, इसमें जो अल्पतम विचलन हमको ये डेल्टा M निकालना है। अब ये हमारा जो सबसे पहला होगा, हम निकालना चाहेंगे कि हमारा जो I और जो R देख रहे हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। इसके लिए सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज हम इसका नाम दे रहे हैं D। देखिए त्रिभुज यहाँ दिखा QR DQR में डेल्टा M बहिष्कोण है। डेल्टा M बहिष्कोण है। अगर जो डेल्टा M बहिष्कोण हो गया तो बहिष्कोण का क्या मतलब होता है, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो दो अंतः कोण कौन कौन सा है, देखिए आप पढ़े होंगे शीर्षा विमुख कोण के बारे में, वैसे हम बहुत बार बता चुके शीर्षा विमुख कोण। अगर जो ये कोण हमारा मान लेते हैं थीटा है, तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज, गुड़े का निशान बना हुआ। देखो ये लाइन सीधा गया है, ये टोटल लाइन देखिए सीधा है, और ये लाइन देखिए सीधा है। अगर ये I1 है ये वाला कोण, तो ये टोटल भी I1 होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक I1 होगा ना।
क्योंकि ये लाइन सीधा है तो ये लाइन भी सीधा है। अगर ये कोड I1 है तो ये भी कोड I1 हो जाएगा। टोटल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से इतना कोड कितना है, R1 है। अगर जो यहाँ से यहाँ तक का कोड R1 है तो ये वाला कोड कितना होगा, ये वाला कोड कितना हो जाएगा। तो ये वाला कोड आप आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला कोड कितना होगा। देखो ये टोटल I1 था, तो शीर्षा विमुख कोड के कारण यहाँ से यहाँ तक का हमारा कोड जो हुआ वो कितना हुआ, I1 हो गया। अगर ये I1 हो गया, ये टोटल I1 हो गया, ठीक है। और इसमें से ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोड हमारा R1 है। अगर ये कोड R1 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोड हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे DQR कोड DQR, देखिए DQR, ये हम इसके बराबर लिख देंगे I1 माइनस R1। I1 में से यदि हम R1 को घटा देते हैं, ये टोटल I1 में से R1 को घटा देंगे तो यही वाला हमारा जो कोड है DQR वही बच जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए DRQ कोड DRQ, ये वाला कोड देखिए, यहाँ भी गुड़े का निशान बनना है। यही लाइन को इसके पीछे खिसकाया गया है, ये वाला लाइन, ये लाइन आपको पीछे खिसकाया गया है और ये लाइन सीधा गया। तो ये वाला देखिए हमारा कितना है, I2 है, तो ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। अगर जी I2 टोटल हो जा रहा है, इसमें से हमारा इतना कितना है, R2 है, तो ये वाला कोड कितना हो जाएगा। ये वाला कोड लिखेंगे I2 माइनस में R2, ठीक है, I2 माइनस में R2। अब डेल्टा एम बराबर बहिष कोड बराबर में हो जाएगा, हम लिखेंगे DQR प्लस में DRQ, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। DRQ और प्लस DRQ, DQR प्लस में DRQ, ये दोनों बराबर हो गया। और दोनों का मान हम पहले से निकाल के रख दिए हैं, कितना है, इसका हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस में I1 माइनस में R2। अगर जो दोनों को हम यहाँ पे देखें तो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर में I1 प्लस में I2 माइनस R1 प्लस R2। अगर जो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब इसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लो तो अच्छा दिखाई देगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम ले लेंगे एक, इसमें चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज AQER में देखिए चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है AQER। चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, वो होता है 360। तो 360 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो देखो त्रिभुज हो जाएगा कोण E प्लस में AQE प्लस QER, या केवल कोड E लिख दे रहे हैं हम, जिसे कोड A लिखे तो कोड E हो गया ERA बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो AQE ये वाला का जो कोड देखा जाए तो ये हम अभिलंब डाले थे। अगर ये अभिलंब डाले थे तो इस तरफ भी ये 90 का कोड बनाएगा और इस तरफ भी 90 का कोड बनाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा कोड A प्लस 90 प्लस E प्लस देखो ERA ये भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 लिख देंगे बराबर में 360। अगर यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा, कोड को हटा दे रहे हैं यहाँ से, कोड ना लिखें कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो A प्लस E बराबर में 90 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 360 से घटा दीजिए 180, तो
कोण ए प्लस ई बराबर में कितना आ गया 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए, एक तो पहले से हम मान के रखे हैं, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। अब ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं, देखिए समीकरण 2 हो गया हमारा। इसके बाद एक त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। तो एक कोण हमारा है R1, एक कोण है R2 और दूसरा है E। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में E बराबर में 180। अब अगर जो इसको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं 3, तो समीकरण 1 और 3 से हम देखें तो 180 के बराबर A प्लस E है, 180 के बराबर R1 प्लस R2 प्लस E है। तो हम एक दूसरे को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसका RHS बराबर है तो हम LHS बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 इन दोनों से तुलना करेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस E बराबर में A प्लस E। E गया तो A बराबर में आ गया R1 प्लस में R2, ठीक है। R1 प्लस में R2 हो गया। तो देखो समीकरण 3 और समीकरण 2 और 3 को बराबर कर दिया। क्यों बराबर किया? क्योंकि 180 यहाँ भी है, 180 यहाँ भी है। अगर इसका RHS बराबर है तो हम LHS बराबर कर सकते हैं। बात मत करो जी, उधर बात कर लो जा करके। तो ये हो गया A प्लस E बराबर में 180, इधर हो गया R1 प्लस R2 प्लस E बराबर में 180। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण कह सकते हैं, देखिए एक हमारा जो समीकरण बना A प्लस E, ये नहीं कहेंगे, R1 प्लस R2 बराबर में A आ गया, A आ गया। और डेल्टा M बराबर में निकाले हैं, समीकरण हम एक की बात कर रहे हैं, I1 प्लस में I2 माइनस A1 प्लस में A2। हाँ ये नहीं दिख रहा है? कहे थे देख के बता, पता नहीं इससे पहले वाला दिख रहा था कि नहीं। देखो R1 हो गया प्लस R2 बराबर कितना आया? A आया। और डेल्टा M बराबर हम पहले लिख चुके हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा M बराबर में हमारा जो आया है I1 प्लस I2, ये इसको हम A लिख सकते हैं, ठीक है। A लिख सकते हैं यदि I1 बराबर I2 बराबर I हो तथा R1 बराबर में R2 बराबर में R हो, तब क्या हो जाएगा? हम यहाँ से देखें, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा M प्लस A बराबर में 2I, तो I बराबर में हो जाएगा डेल्टा M प्लस A बाई में 2। इसी प्रकार यहाँ से हमारा हो जाएगा 2R बराबर में A, तो R बराबर में A बाई 2। देखिए I और जब R का मान निकल गया तब आप क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगा दीजिए, ठीक है। स्नेल का नियम लगाएंगे, देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? स्नेल के नियम से ये है कि हम लिख सकते हैं साइन I बाई साइन R बराबर में क्या होता है? n होता है। साइन I बाई में साइन R बराबर में n। ऊपर से मिटा देने, देखिए जो चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं थोड़ा वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह कम के कारण हम इसको मिटाना पड़ रहा है बार बार। तो देखिए साइन I बाई साइन R बराबर कितना हो गया? n हो गया। अब I के जगह पे I का हम वैल्यू निकाल चुके हैं और R का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो I और R का जो है तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 बाई में साइन A बाई 2, दोनों का वैल्यू हम रख दे रहे हैं, I का भी और R का भी, और बराबर में
एन। देखिए जो हमारा ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं साइन और साइन आई और साइन आर, जो आप देख रहे हैं साइन आई जो लिखे हैं, साइन आई की जगह पे इतना लिख दिए, आर की जगह पे इतना लिख दिए। ये एंगल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। अगर ये एंगल बहुत ही छोटा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, और ये एंगल बहुत ही छोटा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू जो होगा, त्रिकोणमितीय जो रेशियो होगा हमारा एंगल के ही बराबर हो जाता है। डेल्टा एम प्लस ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। साइन ए बाई टू बराबर में केवल ए बाई टू। ये कंडीशन तब होता है जब एंगल बहुत छोटा होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो रेशियो के बराबर ही हमारा एंगल हो जाता है। कहने से मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। ऐसे मतलब इसका एंगल जो बहुत छोटा है, अगर जो ये बहुत छोटा होगा तो ये एंगल के ही बराबर रेशियो हो जाएगा, साइन जीरो बराबर जीरो जैसे होता है। ठीक है, तो फिर देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम इसके जगह पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान में ए बाई टू। तो टू तो गया, बराबर में कितना है, एन है। शेष क्या बच रहा है, थोड़ा सा ऊपर से हम मिटा दे रहा है, शेष बचेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई में ए बराबर में एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा एम बराबर में हो जाएगा एन ए, और एक लाइन अच्छा और बढ़ा दें, यहाँ से डेल्टा एम प्लस ए बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे, ए को आप उधर ट्रांसफर करेंगे जब, तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर में एन ए माइनस ए। तो डेल्टा एम बराबर में हो गया, ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एन माइनस वन। तो ये जो हमारा अभी अभी डेल्टा एम बराबर में आया है, ए माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन, यही हमारा अल्पतम विचलन कोण का मान है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो कितना विचलित हो गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो हमारा विचलन है वो कितना है, डेल्टा एम बराबर में ए ब्रैकेट में एन माइनस वन, इतना विचलित हो गया है। ठीक है, और एक इसका पार्ट रह गया है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होते हैं। देखिए ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले करना क्या है, किसी प्रकार से आपको आई का मान निकालना है और आर का मान निकालना। जैसे आई और आर का मान निकल जाता है तुरंत आप स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम लागू करके तुरंत आप क्या करेंगे, इसमें आप अल्पतम विचलन कोण निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, अल्पतम विचलन कोण है, डेल्टा एम बराबर जो आप देख रहे हैं ए एन माइनस वन। ठीक है, यही हमारा अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन का मतलब जो हमारा श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित करवाए थे और जो प्रकाश आर्यस हमारा निर्गत हुआ था प्रिज्म से, वो कितना विचलित हुआ था, वो हमारा डेल्टा एम है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पार्ट है वर्ण विक्षेपण। कल हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक के बाद कि किस प्रकार से ये 7 रंगों में हमारा प्रकाश विभाजित हो जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो वहाँ पे हमको कृपया फॉलो कर लें। धन्यवाद।